Hey guys, this is the fourth session for procedure for weighing an aircraft एंड लास्ट सेशन में हमने देखा था कि प्रोसीजर शुरू करने से पहले हम लोग क्या क्या तैयारी करते हैं उसके बारे में देखा था। हमने ये देखा था कि कंपोनेंट्स को जमा कैसे करना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स को हमारे पास रखना है, ये हमने देखा था। सिमिलरली हमने ये देखा था कि फ्यूल कितना होना चाहिए, ऑयल कितना होना चाहिए। हमने ये भी देखा मिसलेनियस फ्लूइड दैट इज़ वाटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाइड्रोलिक फ्लूइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि हमारे पास मैनुअल कौन से अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो और भी बहुत कुछ हमने देखा था। इफ़ एट ऑल आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। बट आज बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि प्रोसीजर कैसा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कैसे करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा एंड ऑफ द डे वेइंग करने का मेन पर्पस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना ही है। बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड कि हम लोग कार्गो किधर प्लेस करते हैं, तो बेसिकली वही है। तो हम लोग कैसे पता किया जाए, कैसे किया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, एंड क्यों कितने रेंज में रखना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो here they have taken an example of पाइपर सेनेका एयरप्लेन। पाइपर सेनेका एक एयरप्लेन है जो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने देखा था, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द एयरक्राफ्ट। एंड इसके टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट को एग्जांपल देते हुए ये पूरे वीडियो में हम ये एज्यूम करेंगे कि वी आर विंग एन पाइप सेनेका एयरक्राफ्ट। पाइपर सेनेका एयरक्राफ्ट को वेइंग करते हुए दिखाया गया है, उसका ही टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट को एग्जांपल देते हुए हम लोग वेइंग करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेंज का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। लिमिट विद इन विच एयरप्लेन मस्ट बी बैलेंस्ड, मतलब उसका याद रखना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंगल पॉइंट में नहीं होता। हम लोग स्लाइट वेट शिफ्ट हुआ, स्लाइट इधर सर्टन कोने में ज़्यादा वेट गिरा है, सर्टन कोई और जगह में वेट कम ज़्यादा होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है। तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ करके मेरा एयरक्राफ्ट पूरा अनबैलेंस नहीं होता है। मतलब सर्टन पॉइंट से सर्टन पॉइंट के बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज होना, मतलब उसका आर्म, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आर्म जो है चेंज हो सकता है, बट इट शुड बी विद इन सर्टन लिमिट। एंड वो लिमिट कौन डिसाइड करता है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, कौन सा टाइप का एयरक्राफ्ट है, उसका शेप कैसा है, तो ये सब पैरामीटर हम लोग डिसाइड करते हैं। द शेप, साइज एंड ऑल द पैरामीटर्स जो है, as you all know, here we have taken an example of Piper Seneca airplane। तो उसका शेप, साइज़ वो सब डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, साइज़ वो भी डिफाइंड है। हम लोग इधर डिसाइड कर रहे हैं कि वेट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये पाइपर सेनेका एयरक्राफ्ट को कौन से कैटेगरी में रखा, मतलब उसका वेट कितना हो, वेट वेरी हो सकता है। मैं कौन से पर्पस के लिए वो पाइपर सेनेका एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहा हूँ, वो उसके हिसाब से वेट वेरी किया जा सकता है। तो अगर वेट ज़्यादा है तो सर्टेन अपना दैट इज़ 4000 पाउंड्स है, इन दैट केस द सेंटर ऑफ ग्रेविटीज रेंज वुड बी फॉलोइंग बिटवीन 86.4 इंच टू 94.6 इंच आर्म। Here when I say inches and all, yeah, I'm talking about the arms and all। तो 86.4 इंच से लेके 94.6 इंच के बीच में फॉल करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली अगर आप 3400 पाउंड्स के भी उसका वेट है एयरक्राफ्ट का, इन दैट केस 82.0 इंच से लेके 94.6 इंच। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि अपर लिमिट जो चेंज नहीं हो रहा, लोअर लिमिट इज़ चेंजिंग। सिमिलरली अगर वेट जो है 2780 पाउंड्स है, इन दैट केस द रेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड बी फॉलोइंग बिटवीन 80.7 से लेके प्लस 94.6। तो ये रेंज में नॉर्मली फॉल होता है। तो इसका एक ग्राफिकल व्यू आगे दिखाया गया है, मैं उसको ही दिखा के आपको बता देता हूँ। तो इधर जो है पूरा वेट दिया गया है, इधर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, राइट। इधर वेट है और इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर आपका एयरक्राफ्ट का वेट जो है जैसे इधर बता 2700 इसके बीच में था, इन दैट केस जो है आपका जो रेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है 80.7 से लेके एट 2780 में 80.7 से लेके दूसरा लिमिट क्या था 95 समथिंग में देखा था हम लोग ने, वो रेंज बताया था, इतना रेंज है।
एंड एट द सेम टाइम जब जैसे ही वेट बढ़ जाता है रेंज जो डिक्रीज हो गया। बोलने का मतलब है एज एंड व्हेन लाइटर एयरक्राफ्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रेंज जो ज़्यादा होता है एंड हैवियर एयरक्राफ्ट का एज एंड व्हेन द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट इंक्रीजेस, हमारा जो रेंज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वेरिएशन का रेंज जो है वो कम होता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, तो आप एक बार देख भी सकते हैं। तो स्मॉलर द लेसर द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट द मोर द रेंज, मतलब उतना ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वेरी होना पॉसिबल है विदाउट फीलिंग द इम्बैलेंसिंग द एयरक्राफ्ट। विदाउट इम्बैलेंसिंग द एयरक्राफ्ट हम लोग एयरक्राफ्ट को रन कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हियर वी हैव एक्सप्लेन्ड। एंड और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है, नीचे और एक चीज़ तुम लोग को दिया जाता है टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में, ये दिया रहता है। उसमें क्या बताया गया है कि रिट्रैक्टेड पोजीशन में उसका मूवमेंट जो है -32 इंच पाउंड है, -32 इंच पाउंड है इन व्हाट केस, रिट्रैक्टेड केस में। ये आपने नोटिस किया होगा कि सारा जो वेट एंड आर्म जो है, वेट एंड आर्म फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ये सब जो है एक्सटेंडेड लैंडिंग गियर के लिए है। एक्सटेंडेड मतलब लैंडिंग गियर को लिटरली एक्सटेंड किया, बाहर निकाला गया, राइट। व्हील बेस से बाहर निकाल के अगर आप लैंडिंग गियर है बाहर निकला हुआ है, इन दैट केस उसे क्या बोला जाएगा, एक्सटेंडेड लैंडिंग गियर। इफ़ एट ऑल व्हील बे के अंदर अगर लैंडिंग गियर है उसको बोलते हैं रिट्रैक्टेड लैंडिंग गियर। तो वेट जो है नॉर्मली हम लोग व्हील बे के अंदर जब हम लैंडिंग गियर को प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा चेंजेस आता है। एंड वैसे केस में उसका मूवमेंट विल रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ रिट्रैक्टेड लैंडिंग गियर, एंड इट वुड बी अराउंड -32 इंच पाउंड। एंड हाउ एम आई गोइंग टू कैलकुलेट दिस, एक रिट्रैक्टेड लैंडिंग गियर के पोजीशन में हम लोग कैसे पता करेंगे कि इतना ये क्या होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ईजी है, you need to just divide 32 with 4000 इंच पाउंड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक देखें 4000 से -32 को डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपका जैसे इधर बताएगा 32 से हम लोग जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एयरक्राफ्ट वेइंग 3500 पाउंड्स। 35 हम लोग क्या करें, 32 को 3500 से पाउंड से डिवाइड करोगे, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 0.009 इंच। ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एयरक्राफ्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एयरक्राफ्ट विच इज़ रिट्रैक्टेड, जिसका लैंडिंग गियर रिट्रैक्टेड है। तो होप तुम लोगों से कुछ समझ में आया। अगर डाउट कुछ है तो मुझे नीचे प्लीज़ पूछिएगा, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम लोग इस तरह हम लोग पता कर सकते हैं। हम ये सब जो है ये हम लोग ये पूरा वैल्यू सिस्टम जो है हम लोग टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में हम लोग ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेंज। याद रखना एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेंज भी नॉर्मली कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर, स्पेशली हेलीकॉप्टर्स के अंदर एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट में उसका वैल्यू भी मिल जाता है। एंड इफ़ एट ऑल एंड उसका भी अपना रेंज रहता है, एम्प्टी वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी अपना रेंज रहता है। एंड इफ़ एट ऑल आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ फॉलोइंग विद इन दैट रेंज, इन दैट केस उसे क्या बोला जाएगा, उसको एक नाम बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका स्टैंडर्ड लोडिंग बोला जाता है। जो लोड आप दे रहे हो वैसे को बोला जाएगा, जो लिमिट्स अगर वो लिमिट के अंदर है उसे बोला जाएगा स्टैंडर्ड लोडिंग। नेक्स्ट आता है आपका वेरियस वेट्स। नॉर्मली हम लोग एक्स्ट्रा वेट जो नॉर्मली हम लोग के एयरक्राफ्ट के अंदर रहता है, एंड ये भी टाइप सर्टिफिकेट डेटा शीट के अंदर हमको मिलेगा, अनलेस आपको स्पेसिफिकली अलग कुछ दिया है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी है इसका। फॉर एग्जांपल एविएशन गैसोलीन का जो स्टैंडर्ड गैसोलीन डेंसिटी क्या है उसका 6 पाउंड्स पर गैलन रहेगा। टर्बाइन फ्यूल्स का जो डेंसिटी जो रहता है 6.7 पाउंड्स पर गैलन है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो है 7.5 पाउंड्स पर गैलन है। वाटर का जो 8.35 पाउंड्स पर गैलन है। क्रूज़ पैसेंजर्स का जो रहता है वो 170 पाउंड्स पर पर्सन है। एक स्टैंडर्ड है, अनलेस अगर कुछ और आपके मैनुअल में दिया गया है, अनलेस एंड अनटिल अगर कुछ और मैनुअल में दिया गया है, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू, हम लोग यही है करके एज्यूम करेंगे। अगर आपको कुछ और वैल्यू दिया गया है, हम लोग ये डेंसिटी का टर्बाइन फ्यूल मत यूज़ करो, ये डेंसिटी का यूज़ करो, अनलेस एंड अनटिल ऐसा कुछ बताया गया है
या एनवायरनमेंट फैक्टर कुछ और बता रहे हैं, तो वैसे केस में आप स्टैंडर्ड वैल्यू अगर नहीं दिया गया है तो यू कैन फॉलो द स्टैंडर्ड वैल्यूज़ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सबको वैल्यू को आपको लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो ये तुम लोग को याद रखना है। एंड ये एक बार आपका हो गया। हियर विल बी वेइंग एन एयरक्राफ्ट। कौन सा एयरक्राफ्ट की बात कर था? पाइपर सेनेका के एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे। तो पाइपर सेनेका एयरक्राफ्ट को कैसे वेइंग करेंगे उसके बारे में बात किया गया। सो एग्जांपल लिख लेंगे। तो हम लोग वेइंग करने के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ स्केल लेंगे। प्लेटफॉर्म टाइप वेइंग स्केल लिया जाएगा। जैसे 3 वेइंग स्केल लिया गया है एंड तीनों को हम लोग किधर रखा गया है? लैंडिंग गियर के ऊपर रखा गया है, राइट। एक दिस इज़ द मेन लैंडिंग गियर विच इज़ बिहाइंड, पीछे जो विंग के नीचे जो मेन लैंडिंग गियर है एंड जो इसको बोलते हैं नोज लैंडिंग गियर। द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस, वापस सुनिएगा, डिस्टेंस बिटवीन मेन लैंडिंग गियर एंड नोज लैंडिंग गियर इज़ नथिंग बट अ व्हील बेस। Try to understand what I'm trying to say. The distance between main landing gear to nose landing gear, main landing gear और nose landing gear के बीच में जो सेंटर लाइन डिस्टेंस है उसे बोला जाता है व्हील बेस। एंड ये सब भी जो है, ये सब का जिक्र जो है, व्हील बेस का डिस्टेंस क्या है, उसका ये अपना मेन लैंडिंग गियर का आर्म क्या है, डेटम लाइन किधर है, इवन हमारा ये सब जो है चोक्स का वेट, वो सब जो है हम लोग विद, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब एंड ऑल। तो अगर आपको फिर भी अभी भी डाउट है, आई विल बी सेइंग कि आप एक बार प्रीवियस वीडियो एक बार चेक कीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट है यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू। तो यह दे हैव गिवन एंड अलग अलग डेटा हम लोग कलेक्ट किया है। तो डेटम लाइन जो विंग हम लोग इधर एज्यूम कर रहे हैं कि विंग के लीडिंग एज में उसका डेटम लाइन है। लेवलिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? 2 स्क्रूज जो लेफ़्ट साइड, ये सब ऐसा दिया हुआ रहता है आपके मैनुअल, ये अपना मैनुअल के अंदर। तो 2 स्क्रूज लेफ्ट साइड ऑफ द फ्यूसेलाज बिलो द विंडो। बेस लाइन व्हील बेस क्या है? 100 इंचेस। जैसे मैंने बताया था द डिस्टेंस बिटवीन द मेन लैंडिंग गियर एंड नोज लैंडिंग गियर ये 100 इंच है। तो सिमिलरली इधर बताया गया है व्हील बेस क्या है? 100 इंच है। सिमिलरली फ्यूल कैपेसिटी जो है 30 गैलन्स, 30 गैलन्स गैसोलीन है, दैट इज़ उसका कौन सा लोकेशन क्या, उसका आर्म क्या है? +35। फ्यूल कितना डाला गया? फुल कैपेसिटी में डाला गया है। कितना डाला गया? 30 गैलन्स डाला गया है। वेट नहीं बताया जा रहा बेटा, इस केस में जो वेट नहीं बताया जा रहा है, इसमें हम लोग गैलन्स में नाप रहे हैं। तो 30 गैलन्स फ्यूल डाला गया है एंड उसका लोकेशन क्या है? +95 आर्म, उसका आर्म क्या है? 35 +95 है उसका इंच। नेक्स्ट आता है अनयूजेबल फ्यूल का रेसिडुअल फ्यूल कितना होता है इस केस में? 6 पाउंड्स रेसिडुअल फ्यूल है या अनयूजेबल फ्यूल है एंड उसका लोकेशन क्या रहेगा? वो रहेगा तो 98 इंचेस है। सिमिलरली ऑयल कैपेसिटी भी बताया गया है। सिमिलरली अलग अलग और भी डेटा दिया है। सिमिलरली हम लोग देखें तो हम ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट को हम लोग स्केल के ऊपर प्लेस करते हो, तो एयरक्राफ्ट को स्केल को प्लेस करेगा तो मेन लैंडिंग गियर में जो वेट है वो भी रीडिंग में आएगा। सिमिलर लेफ़्ट साइड में कितना सर्टन वेट दिखाई देगा आपको, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट में जितना वेट है वो दिखाई देगा, राइट का अपना वेट दिखाई देगा, नोज लैंडिंग गियर का अपना वेट दिखाई देगा। तो यू कैन सी द वैल्यू इन दिस केस। लेफ़्ट मेन स्केल रीडिंग के अंदर कितना आया? लेफ़्ट जैसे ये बताया गया, अगर जैसे ये लेफ़्ट है या राइट है, समझो ये लेफ़्ट है राइट है, तो इधर जो अपना रीडिंग दिखाई, ये वाला मेन स्केल रीडिंग, ये स्केल जो अपना रीडिंग दिखाएगा, ये स्केल अपना रीडिंग दिखाई देगा, ये स्केल का अपना रीडिंग रहेगा। तो दिस इज़ आउट द लेफ़्ट मेन स्केल में कितना बताया? 650 पाउंड्स बताया गया है। राइट मेन स्केल में कितना बताया गया है? 640 पाउंड्स है। नोज लैंडिंग गियर के पास जो स्केल है, दैट वेइंग स्केल है, उसका जो उधर जो वेट रीडिंग क्या दिखा दे रहा है? 225 पाउंड्स। टायर वेट, जैसे मैंने बताया था कि ऑब्वियसली चोक्स का भी अपना वेट रहता है। तो जो चोक जो है मेन लेफ़्ट मेन लैंडिंग गियर के उधर है वो 5 पाउंड्स का है। जो मेन राइट में जो है वो भी 5 पाउंड्स का है। जो चोक नोज लैंडिंग गियर के उधर है उसका वेट थोड़ा कम है, दैट इज़ 2.5 पाउंड्स है। ये सबको चोक बोला जाता है। एंड प्रीवियस वीडियोस में आप देखोगे तो चोक क्या, मैं टायर वेट के मैंने बात किया था। द एक्स्ट्रा वेट जो हम लोग वेइंग के लिए रखते हैं,
जब वेइंग स्केल के ऊपर जो रखा जाता है, जैसे चोक हो गया, अगर एक एक इसमें जैक भी हो सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, टेयर वेट। जो टेयर वेट के बारे में बात किया है, 5 पाउंड्स हो गया, 5 पाउंड्स हो गया, 2.5 पाउंड्स। सिमिलरली हम लोग फुल कैपेसिटी को ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग आजकल जो एम्प्टी वेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस केस में फुल कैपेसिटी ऑयल सिस्टम यूज़ करते हैं। एंड हाइड्रोमीटर से हम लोग को पता चला है कि फ्यूल का अपना डेंसिटी क्या है, 5.9 पाउंड्स पर गैलन। इसका यूज़ है हाइड्रोमीटर से हम लोग 5.9 पाउंड्स पर गैलन है करके उसका डेंसिटी है करके पता चला। तो ये हमारे पास पूरा डेटा है, राइट। एंड ये सब जो है हम लोग को किधर से मिलेगा, कुछ जो है कैलकुलेट करके मिलेगा। कैलकुलेट मतलब हम लोग को डायरेक्ट वेइंग स्केल से मिल जाएगा, कुछ जो हम लोग को कुछ डेटा जो है हमारी मैनुअल से मिल जाएगा, कुछ को हम लोग को खुद क्या प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना पड़ सकता। तो ये सब डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इससे हम लोग कैसे पता करते हैं, मैं अभी बात करता हूँ। तो दिस इज़ अ चार्ट। हमारे पास नोस है, लेफ्ट मेन लैंडिंग गियर है, राइट मेन लैंडिंग गियर है, एंड ये सब टोटल फ्यूल टोटल एंड ऑल द ये सब बताया गया। तो हम हर एक नोस लैंडिंग गियर का वेट कितना आया, 225 पाउंड्स। लेफ्ट मेन लैंडिंग गियर का कितना आया, 650 पाउंड्स। राइट मेन लैंडिंग गियर का कितना आया, 440 पाउंड्स। सिमिलरली सबको ऐड करने पर कितना मिला, आपको सर्टेन वैल्यू मिला। सिमिलरली हम लोग क्या करें, टेयर वेट। टेयर वेट क्या होता है, टेयर वेट इज़ नथिंग बट चोक्स का जो एक्स्ट्रा चोक्स हम लोग ने जो लैंडिंग अपने स्केल में रखा गया था, ऑब्वियसली वी हैव टू सबट्रैक्ट इट। तो नोस लैंडिंग गियर के अंदर जो चोक है 225 में से 2.5 हम लोग माइनस करें तो नेट वैल्यू कितना मिला, 222.5। सिमिलरली इसमें से भी 5 माइनस करो, इसमें से भी 5 माइनस करो, तो यू विल गेट सर्टन वैल्यू, यू विल गेट अ सर्टन वैल्यू ऑफ 1502.5। यू विल गेट अ सर्टन वैल्यू, राइट। एंड सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि हम लोग ने फुल कैपेसिटी फ्यूल यूज़ किया गया। इस केस में हम लोग ने यह क्या किया है, फुल कैपेसिटी का फ्यूल यूज़ किया है। एंड उसका कितना वेट था, उसका कितना गैलन ऑफ हम लोग ने यूज़ किया, यूजेबल फ्यूल 30 गैलन्स था, वो 30 गैलन्स था। तो हम लोग को पता है कि कितना वेट निकालना है। हमें ये भी पता है कि 30 गैलन है, तो टोटल वेट इसका कितना होगा, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद दिस फ्यूल डेंसिटी वी विल गेट द टोटल वेट ऑफ द फ्यूल, राइट। वी विल गेट द टोटल वेट ऑफ द फ्यूल एंड वी कैन सबट्रैक्ट इट। हम लोग यूजेबल फ्यूल पता चलेगा, यूजेबल फ्यूल को हम लोग अलग से माइनस करेंगे तो हम लोग को आराम से मिल जाएगा। तो टोटल फ्यूल कितना है, उसका वेट कितना, 177 पाउंड्स है, 177 पाउंड्स है। एंड अनयूज्ड फ्यूल कितना है, +6, राइट। अनयूज्ड फ्यूल कितना है, +6। एंड आप ये सब करने के बाद पूरा एडअप करने के बाद नेट वेट आपको मिल जाएगा। यू विल सबट्रैक्ट द टोटल फ्यूल एंड ऐड द अनयूज्ड फ्यूल, ये याद रखना। तो सर्टेन वैल्यू आपको मिलेगा। एंड मोमेंट भी आपको मिल जाएगा। मोमेंट को आप लास्ट में, ये आम तो आपको मिल ही जाएगा। यू विल नीड टू कैलकुलेट, क्या करोगे आप, मोमेंट को नेट वेट से डिवाइड करोगे, इट विल कम अराउंड दिस वैल्यू। अगर ये कम इतना इसके आसपास मिला आपको, आप बोल सकते हो कि आपने जो प्रैक्टिकली आपने देखा है वो सही है। आप इधर का आम को ऐड करो, आपको मैथमेटिकली मिल जाएगा। एंड उसके बाद जो है आप इसको चेक भी कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग दिस वैल्यू विद दिस वैल्यू। आपको सेम वैल्यू मिला और एटलीस्ट इसके अराउंड अगर वैल्यू मिला तो यू कैन से दैट कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, वेइंग परफॉर्म किया है, वो सही है, बता सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज़ डन। होप यू गॉट इट व्हाट आई कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार वीडियो में के नीचे जो हमारा कमेंट सेक्शन है उधर पूछिएगा। अगर तभी भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आता, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यू हैव माई नंबर, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो।